3 साल के अंदर हम भारत में ड्रग के नेटवर्क को समाप्त करने की दिशा में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. The Air Intelligence Unit intercepted a passenger arriving from Bangkok on the 22nd of October and recovered 5 kilograms of hydroponic cannabis concealed inside his baggage. Raid has been carried out in Kondapalli industrial area. This is in the NTR district of Andhra Pradesh. In fact, the DRI raids have now अवैध एमडी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। ये बड़ी खबर बालोतरा से मिल रही है। फैक्ट्री का भंडाफोड़, एमडी ड्रग्स, केमिकल और डोडा पोस्ट यहां से बरामद किए गए हैं। 328 kilograms of meth has been caught in Delhi, and this was a joint operation of the NCB and the Delhi police. आज हम अच्छी तरह से डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका की $1 बिलियन वॉर ऑन ड्रग्स पूरी तरह से फेल हो गई और इससे हम क्या सबक ले सकते हैं कि हमारे देश में ऐसा ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडिक्शन टॉक शो बाय सामर्थ। सबसे पहले नजर डालते हैं अमेरिका के भयानक आंकड़ों पे, जो बताते हैं कि दुनिया के सबसे पावरफुल देश को इलिसिट ड्रग यूज ने कैसे घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने 1971 में वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन शुरू किया था और तब से लेकर अब तक अमेरिका इस पर करीब $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका है, मतलब 1 लाख करोड़ से ज्यादा। और आज की तारीख में अमेरिका $47 बिलियन प्रति वर्ष वॉर ऑन ड्रग्स पर खर्च करता है। इसके अलावा एक और हिडन एक्सपेंस है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के मुताबिक ड्रग अब्यूज के कारण सालाना $740 बिलियन का अमेरिकी इकोनॉमी पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जिसमें हेल्थ केयर, क्राइम प्रिवेंशन, एसोसिएटेड क्राइम्स और लॉस ऑफ वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी यानी काम की जगह पे एफिशिएंसी की कमी मेजर इशू है। अब सीधे मुद्दे की बात। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आज अमेरिका की जेलों में बंद हर 5 में से 1 इंसान ड्रग रिलेटेड इशू की वजह से है। और निक्सन के टाइम से आज तक ड्रग से जुड़े अपराधों में बंद हुए लोगों की संख्या में लगभग 1200% का इजाफा हुआ है। हर साल करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ ड्रग ओवरडोज के कारण हो जाती है, खासकर फेंटानिल जैसे इलिसिट ड्रग्स के मार्केट में आने के बाद से। हर 3 अमेरिकी में से 1 आज की तारीख में ऐसा है जिसने किसी अपने को ड्रग अब्यूज की वजह से खोया है। $1 बिलियन सप्लाई साइड एरेडिकेशन एफर्ट्स के बावजूद 1990 और 2005 के बीच अमेरिका में हेरोइन की होलसेल प्राइसेस में 70% से अधिक की गिरावट आई, जो ये बताता है कि इस वॉर ऑन ड्रग्स का सप्लाई चेन पर कोई खास असर नहीं रहा। और ये सब भारत के मुकाबले 1/4 पॉपुलेशन में हुआ है। अब इस कोलासल फेलियर के उन फैक्टर्स पर नजर डालते हैं जो कि हमारे देश में भी समान तरीके से अप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है ड्रग अब्यूज को हेल्थ प्रॉब्लम मानने की बजाय सिर्फ अपराध मानने वाली अमेरिकन नीति ने अमेरिका में एडिक्शन के रूट कॉज पर काम किए बगैर ही बड़ी तादाद में लोगों को जेल में डाल दिया। अच्छा, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जेल में दोनों कैटेगरी के लोग गए। एक कैटेगरी में तो इस तरह के ट्रेड में लिप्त लोग जिनका रिप्लेसमेंट मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि इलिसिट ड्रग ट्रेड में मुनाफा बहुत है, साथ ही जेल से नेटवर्क चलाना भी कोई बड़ी बात नहीं रह गई। और दूसरी कैटेगरी में आते हैं एडिक्ट, जिनके रिहेबिलिटेशन, मेडिकल केयर और एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, प्लस एक क्रिमिनल होने का ठप्पा और जड़ दिया गया, जिसका मतलब जेल से रिहाई के बाद उस इंसान के वापस सिविल लाइफ में लौटने के चांसेस ना के बराबर हो गए। और ऐसे में कई बार न चाहते हुए भी वो यूजर, पेडलर या गैंग मेंबर बन गया। अच्छा, वॉर ऑन ड्रग्स के तहत कई ड्रग कार्टेल्स का सफाया भी हुआ और सप्लाई भी प्रभावित हुई, पर जमीनी स्तर पर रिहैब, मेडिकेयर और अवेयरनेस पर कोई खास काम नहीं हुआ, जिसके कारण इन इलीगल ड्रग्स की रिटेल प्राइस तो तेजी से बढ़ गई, पर यूज करने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ती हुई कीमतों ने नए पेडलर्स को अट्रैक्ट किया और ड्रग रिलेटेड क्राइम्स का ग्राफ ऊपर बढ़ता गया। प्रैक्टिकली एक कारगर रिहेबिलिटेशन और हेल्थ केयर की कमी की वजह से अपने एडिक्शन को पूरा करने के लिए कई युवा चोरी, लूट और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में शामिल हो गए। एक रिसर्च के मुताबिक जेल से निकलने के बाद एक ओपियोइड ड्रग यूजर की ओवरडोज से मौत होने के चांसेस दूसरे ड्रग यूजर के मुकाबले 27 गुना ज्यादा होते हैं,
क्योंकि जेल में रहते हुए उस इंसान ने एडिक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया होता और वापस खुले में जाकर वो उतनी ही मात्रा में ड्रग्स लेता है जितनी वो जेल जाने से पहले लिया करता था, और उस समय उसका शरीर इसके लिए तैयार नहीं होता। अमेरिका जो इस समय सबसे बड़ा पेंडेमिक झेल रहा है वो ना किसी नेचुरल डिजास्टर का है और ना ही किसी वायरस का है। ये पेंडेमिक है फेंटानिल नाम के इलिसिट ड्रग का, जो कि एक तरह से वॉर ऑन ड्रग्स की देन है। जैसे जैसे ट्रेडिशनल नशे जैसे हेरोइन और कोकीन की सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, कार्टेल और ड्रग स्मगलर्स ने हेरोइन के रिप्लेसमेंट के रूप में इलीगल तरीके से मैन्युफैक्चर्ड फेंटानिल का उपयोग करना शुरू कर दिया, जो कि पूरी तरह से सिंथेटिक ड्रग है। साथ ही प्रोड्यूस करने में काफ़ी सस्ता होता है और हेरोइन से कई गुना ज़्यादा पोटेंट होता है। 2014 से 2016 के दरमियान इलीगल तरीके से मैन्युफैक्चर्ड फेंटानिल और इसके केमिकल एनालॉग्स ने अमेरिका के काले बाजार में बाढ़ ला दी है। इस टाइम पीरियड के दौरान अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA द्वारा जब्त की गई ड्रग्स में फेंटानिल की मात्रा में जबरदस्त इजाफा हुआ है और आज फेंटानिल अमेरिका में हो रही अननेचुरल डेथ्स का सबसे बड़ा कारण है। अमेरिकन सरकार की पॉलिसी मेनली सप्लाई एंड पर फोकस्ड रही, जिसके कारण डिमांड साइड जस की तस बनी रही और रिजल्ट कुछ यूं हुआ कि कार्टेल्स जो कि ज़्यादातर मैक्सिको बेस्ड हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी सिंथेटिक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई पर फोकस कर दी, जो कि अमेरिका के लिए और घातक साबित हुई। यहाँ बिजनेस इंसाइडर में छपी हुई एक लाइन सटीक बैठती है, इन इलास्टिक प्रोडक्ट, मतलब जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड कीमतों के बढ़ने से नहीं बदलती, उनको बेचने वालों के पास ये सुविधा होती है कि वे अपनी मर्जी से कीमत तय कर सकें। हेरोइन के एडिक्ट इंसान के लिए इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि वो हेरोइन की बढ़ती हुई कीमत चुकाने के लिए अपने रोज़मर्रा के दूसरे खर्चों में कटौती कर ले, लेकिन वो अपने नशे की ज़रूरत को ज़रूर पूरा करेगा। अब क्या गुजरात और बिहार में शराबबंदी होने से एडिक्शन की प्रॉब्लम खत्म हो गई या अवैध व्यापार का एक और रास्ता तैयार हुआ? आंकड़ों में शराब की कम खपत और शराब पीकर होने वाले क्राइम में गिरावट आपको जरूर दिखाई देगी, पर इसके अपोजिट शराब के इलीगल ट्रेड और दूसरे ड्रग अब्यूज़ के जो आंकड़े देखेंगे आप, उसी हिसाब से उनका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भारत में प्रतिवर्ष नशा मुक्ति का कुल बजट 353 करोड़ रुपए है। इसमें हम स्वास्थ्य मंत्रालय के 51 करोड़ रुपए और जोड़ दें तो कुल मिलाकर ये 410 करोड़ रुपए हो जाता है और NCB का बजट औसतन 60 करोड़ रुपए है। अब यहाँ हम मोटा माटा जोड़ लें तो ये पूरा आंकड़ा 500 करोड़ रुपए के अंदर सिमट जाता है। अब मैं इसे निराशाजनक कहूँ या विडंबना कि मात्र शराब से सरकार को प्रतिवर्ष मिलने वाला रेवेन्यू 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है और हमारे देश का नशा मुक्ति बजट हमारे देश की जनसंख्या के अनुपात में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पर अमेरिका की नीतियों से सबक लेते हुए हमें डिमांड एंड सप्लाई दोनों सिरों पर बराबर काम करने की जरूरत है। 2019 में सामाजिक न्याय विभाग और एम्स के मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया के सर्वे के हिसाब से 7.5 करोड़ लोग नशे की चपेट में हैं जिन्हें तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है और नशा मुक्ति के अलॉटेड बजट के हिसाब से एक महीने के ट्रीटमेंट के लिए करीबन 10,000 बेड्स उपलब्ध हैं और इस हिसाब से हम अगर मैथ्स लगाएं तो केवल इन्हीं लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए 625 साल लगेंगे। सोचिए हम किस स्थिति में हैं अमेरिका के मुकाबले। इतना कम बजट, इतनी कम ट्रीटमेंट फैसिलिटीज और उसके बाद जो आंकड़ा है नशे करने वालों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मोटा माटी हम सबको ये समझने की जरूरत है कि एडिक्शन की प्रॉब्लम जितनी अपराध से जुड़ी है उतनी ही हेल्थ और सोशल इश्यूज से भी जुड़ी हुई है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम सब लोग इस समस्या पर मिलकर काम करें और जो लोग एडिक्शन के जाल में फंस गए हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए हम प्रोत्साहित करें और जो लोग वनरेबल हैं, जो इस चीज़ में जा सकते हैं, उनको पहले से जागरूक करें कि उनको आगे जाकर इस नशे में पड़ने से क्या समस्या हो सकती है। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।